हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ओके, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। चलिए, ऑल राइट। तो आज शुरू करते हैं आज की सभा को, और आज की सभा में हम बात कर रहे हैं कुछ
तो आज की सभा में हम बात कर रहे थे जो भारत का में होने वाले रिलीजियस रिफॉर्म्स या धार्मिक या सामाजिक रिफॉर्म्स जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसी कड़ी में हमने किस किस को सीखा, थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो हमने पीछे देखा है राजा राम मोहन राय, जिनको हमने RRR का नाम दिया है। राजा राम मोहन राय के साथ हमने ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजीज को समझा था, और जो ब्रह्म समाज की आइडियोलॉजी है उसी के साथ हमने प्रार्थना समाज को समझा था। हमने जो है वैदिक सोसाइटी या वेदांत सोसाइटी भी कह सकते हैं, जो हमने मद्रास में देखी थी, उसको समझा था। ये कुछ आइडियोलॉजीज हमने देखी, और राजा राम मोहन राय की आइडियोलॉजी जो है दैट इज नॉन ऑर्थोडॉक्स है, मतलब वो वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, इंग्लिश भाषा को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंग्लिश भाषा के साथ साथ वो वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स? ये हमने डिस्कस किया था। एंड जस्ट अपोजिट द RRR, ठीक है, वी हैव सीन द दयानंद सरस्वती, एंड दयानंद सरस्वती इज टॉकिंग अबाउट द वैदिक कल्चर। और वैदिक कल्चर के बारे में बोलते हैं तो भाई हमको वेदों की ओर चलना होगा। और इस तरीके से हमने इन दो लोगों को कंपेयर किया था, और दो आइडियोलॉजीज या दो सेक्शंस को हमने समझने की कोशिश की थी। गॉट इट माय पॉइंट्स? अब देखिए यहां पर कुछ और हम देखने वाले मूवमेंट। अभी तो हमने ये देखा था कि जो हमारे रिलीजन या हमारे सोसाइटी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो इंडिया से ही रिलेटेड है, बट सम ऑफ द दैट मीन्स द आउटसाइडर इंग्लिश पर्सन, या कह सकते हैं भारत से बाहर के लोग जो हैं वो जो हैं रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कुछ होते हैं ना क्रांतिकारी जो अपने देश के, या कह सकते हैं कि उनको मतलब नहीं होता कि कौन से लोग हैं क्या है, और रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं में से एक व्यक्ति हैं, और इसी में से एक मूवमेंट आता है जिसका नाम है यंग इंडिया मूवमेंट। यंग इंडिया मूवमेंट्स का जो ऑब्जेक्ट होता है या उससे रिलेटेड व्यक्ति हैं दैट इज विवियन डेरिजियो, है ना, हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो कहें तो इनका पूरा नाम हो जाएगा। इनको आप इस पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं, ये यंग इंडिया मूवमेंट चलाते हैं। और ये यंग इंडिया मूवमेंट्स क्या है, तो इसके फाउंडर हमने देख लिए। इन्होंने क्या है, हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 के बीच में जो है, गुड मॉर्निंग के बीच में हिंदू कॉलेज में बताया, और ये हिस्ट्री के प्रोफेसर होते हैं और इतिहास को समझाते हैं, और उन्हीं के द्वारा जो विचार, जो आइडियोलॉजीज जो स्टूडेंट्स को या बच्चों को बताई जाती है उसको बताया गया है यंग बंगाल मूवमेंट। और उन्होंने इस आइडियोलॉजीज के द्वारा वही सोशल रिफॉर्म्स, मतलब जैसे समाज की कुरीतियां, समाज के जो कस्टम्स हैं, प्रथाएं हैं, उनके खिलाफ लोगों को बताया, उनको अवेयर कराया। ठीक है, जैसे चाइल्ड मैरिज होता है, ठीक है, जैसे आप देखेंगे यंग एज में शादी हो जाती है, तो उन्होंने अपने कई स्टूडेंट्स की जो है यंग एज में शादी होने से रोकी, और लोग जो है हम कह सकते हैं कि इसी आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन कहते हैं। हालांकि तो मेन जो है इनका कंट्रीब्यूशन वो आपको देखने को मिलेगा, या द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मूवमेंट्स अटैक ओल्ड ट्रेडिशन एंड द डिसेंट कस्टम्स। दैट मीन्स जो कहीं ना कहीं जो समाज या सोसाइटी की जो कस्टम्स हैं उन पर ये काम कर रहे हैं, और उन पर ये बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने महिलाओं और अधिकारों, ये तो आपको पता ही है कि सभी के सभी ये कर रहे हैं। तो वी हैव सीन कि यहाँ पर जो मूवमेंट चल रहे हैं, यहाँ पर जो बात की जा रही है उससे समाज में सुधार हो रहा है, और ये यंग मूवमेंट जो है इस तरीके से बात कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, दैट मीन्स आर्टिकल नंबर 19 क्या होता है, दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो प्रेस और जो अन्य माध्यम होते हैं उसके माध्यम से ये बात उन्होंने कही कि हमें जो है लोगों को बोलने के अधिकार दिए जाने चाहिए, मतलब हर व्यक्ति को अपने बात कहने का अधिकार है। इसके अलावा उन्होंने प्रेस और सामाजिक, सर मैं कॉल करता हूं, मैं 8 बजे फ्री होऊंगा, अभी क्लास में हूं। ठीक है सर, सॉरी। तो इन्होंने अपनी जो एजुकेशन या जो सिस्टम उन्होंने बताया उससे इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो है वो लोगों के सामने रखे, और उनके समाधान और उन चीजों के बारे में वो डिस्कशंस की बात कर रहे हैं। करेक्ट, गॉट इट माय पॉइंट्स? तो इस तरीके से हम समझते हैं कि लोगों को एडुकेट करने का काम वो कर रहे हैं ताकि जनता समझ पाए कि एक्चुअली क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, जैसे हम वही है ना, ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि जियो कंपनी आता है, ठीक है, आपने देखा कि भाई वो फ्री दे रहा है तो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, जनता जो है वो पागल हो गई है, ठीक है, वो 1 GB 2 GB खाने की आदत। तो ये रियलिटी है, ठीक है, हमें उस चीज को थोड़ा समझना होगा, एक्सेप्टेंस को पढ़ना होगा, ठीक है, देखना होगा, ठीक है।
वैक्सीनेशन के प्रोग्राम फर्स्ट और सेकंड के बीच में कुछ गैप्स हैं, ठीक है। गैप्स मतलब क्या, 90 डेज का। पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं आप 1 महीने में लगवा लीजिए, अब 90 डेज का गैप, दैट इज द रियलिटी क्या है, वैक्सीनेशन का कमी है, लेकिन मतलब वो हमें समझना होगा। तो ये लोगों को एडुकेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द रिलीजियस एंड द सोशल रिफॉर्म्स, करेक्ट है। उन्होंने और भी बात की है, they carried on the public allegations on the public questions like the freedom of the press। देखिए आर्टिकल नंबर 91 है, ठीक है भाई। आप देखेंगे कि हमारे सोसाइटी में जो आपको फ्रीडम दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता, वो आर्टिकल नंबर 19A में हम देखते हैं। और यहां पर हम देखेंगे किसानों की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें इनको आपको देखने को मिलेगा, सार्वजनिक आंदोलन, तो ये सब चीजें आपको समझ में आ चुकी है। इसमें कुछ वैसा समझाने वाला नहीं है जैसा हमने दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय को समझने के लिए देखा था। गॉट इट माय पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में न्यूयॉर्क में होती है। तो ये हम कहेंगे कि इसका जो कनेक्शन है वो इंडिया की, मतलब इसका जो फाउंडेशन रखी जा रही है वो इंडिया से नहीं जा रही, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो आगे हम देखने वाले हैं। इसकी झलक तो हमें जो है एनी बेसेंटा के रूप में भी आपको देखने को मिलेगी। एनी बेसेंट, ठीक है, मैं उनको एनी बेसेंटा कहता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वहां से समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जो फाउंडेशन है वो इनके द्वारा रखी जाती है, HP ब्लावात्स्की, ठीक है, और एक ऑलकॉट नाम के जो कर्नल है, ठीक है, MS ऑलकॉट है, ठीक है, इनके द्वारा रखी जाती है। और ये फाउंडेशन या इस संस्था का जो उद्देश्य होता है टू डू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द ऑल रिलीजन एंड नो अबाउट देयर ओरिजिन। अब क्या है, आपने रिलीजन पढ़ा, आपने रिलीजन मतलब जैन पढ़ा, आपने बुद्धा पढ़ा, और आपने दुनिया भर के रिलीजन पढ़ने की कोशिश की, ठीक है। हाउ दे आर गोइंग टू ओरिजिनेट, उनका ओरिजिन क्या है, उनकी ओरिजिन या उनकी जो शून्य या उनका जो कहां से स्टार्टिंग होता है उसके बारे में जानना है। टू नो अबाउट द रिलीजन्स, ठीक है, रिलीजन्स के बेसिक्स को जानना। अब आप देखिए, हमने देखा था जैन बौद्ध, या हमने बौद्ध में देखा था हीनयान महायान। हीनयान महायान क्या है, दैट मींस हमने देखा था ओरिजिनलिटी को वो मूव ऑन कर चुके हैं, या कह सकते हैं उसको चेंज कर चुके हैं। वैदिक कल्चर है, इन सब रिलीजन्स के बारे में जानना है तो हमें थियोसोफिकल सोसाइटी को पढ़ना होगा। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इन रिलीजन्स, इन धर्मों के बारे में जानने की कोशिश कर रही, क्योंकि ये अपने पाथ से भटक गए हैं और फिर ये बात में उस तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट द हिंदुइज्म, ठीक है, जो हिंदुइज्म या वैदिक कल्चर है उसके बारे में बोलते हैं कि सर्वाधिक गुण और आध्यात्मिक धर्म। जब कंपेयर करेंगे तो तुलना होगी तो फिर आपको अच्छे दिन और बुरे दिन याद आ जाएंगे, सीधी सी बात है। दैट मींस दे आर गोइंग टू कंपेयरिंग, ठीक है। और आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअलिज्म से ये जुड़ा हुआ रिलीजन्स उन्होंने अपने आप को वो रिलीजन्स को बताने की कोशिश की, और इस तरीके से थियोसोफिकल सोसाइटी अपना काम 1875 में शुरू कर गई। अब थियोसोफिकल सोसाइटी की जो ब्रांचेस हैं, दैट मींस ठीक है, वो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी, और उसी से संबंधित व्यक्ति जो है वो यहां पर आएंगे, शिफ्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए सीधी सी बात है, इंडिया में कई धर्मों का रिलीजन है, ठीक है। आप देखिए सनातन धर्म, या जिसको हम कहते हैं वैदिक, या हम कह सकते हैं जो हिंदुइज्म है वो आप देखेंगे, जैन और बौद्ध आप देखते हैं, ठीक है। तो कई तो इसको लेकर जो है वो अपना हेडक्वार्टर जो है वो मद्रास या आरडीआर में बनाते हैं। ये आरडीआर हमने देखा था मैप में, यदि आपको याद होगा, ठीक है। तो मद्रास ही कह सकते हैं, ठीक है, बहुत उसके पास में है। और यहां पर हम देखते हैं कि अब 1875 में कोई व्यक्ति आपके रिलीजन्स को जानने की कोशिश करेगा तो वो कुछ ना कुछ लिटरेचर्स, कुछ ना कुछ ऐसे वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम समझ रहे हैं कि यहां पर लिटरेचर्स या हमारी स्टडी, हमारे रिलीजन्स, ठीक है, उनको ये स्टडी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि द पीपल आर गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड दिस काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द थियोसोफिकल मूवमेंट केम टू बी अलाइड विद द हिंदू रेनेसां। मतलब हम इसको उसके जोर से देख सकते हैं, क्योंकि हिंदू रेनेसां का मतलब क्या है, दैट मींस हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म्स, सामाजिक रिफॉर्म्स हो सकते हैं, हमारे रिलीजन में रिफॉर्म्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको अटैच कर इस तरीके से समझेंगे। आगे चलकर इससे संबंधित जो एनी बेसेंट है वो कहीं ना कहीं जो है वो भारत में आते हैं। 1889 की समय की बात होती है। एनी बेसेंट ज्वाइन द सोसाइटी एंड शी इज कमिंग 1893, 1893 में ये भारत आती है। एंड नाउ दैट मीन्स कि जो है वो इंडिया आती हैं और बाद में जाकर वो उसकी हेड भी बन जाती है। तो शी इज गोइंग टू दैट मीन्स ठीक है प्रमोटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सीधी सीधी बात है, ठीक है। और
उनका कंट्रीब्यूशन जो है हमारे इंडियन रिवॉल्यूशंस में भी आपको देखने को मिलेगा, जो सॉरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें देखने को मिलेगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की ये जो महिला है जिनका नाम एनी बेसेंट है, और वो एनी बेसेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपने कंट्रीब्यूशंस के द्वारा कई यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रही है। तो जैसे हम देखेंगे कि बनारस में उनके द्वारा एक यूनिवर्सिटी खोली जाती है जिसे सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, एंड लेटर ऑन दिस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू कन्वर्ट इन द BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। मदन मोहन मालवीय जो है इसे कन्वर्ट कर देते हैं, ये शायद आपको पता होना चाहिए। महामना इनकी टाइटल है। और यदि आपको थोड़ा बहुत याद है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, मतलब है ये तो एक बकवास सा फैक्ट है, ठीक है, बट इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, मिस्टर सिन्हा, मनोज सिन्हा जो हमारे पहले रेलवे मिनिस्ट्री में भी थे, ठीक है, राज्य मंत्री थे, रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, एंड ही इज बिलोंगिंग टू द बनारस विश्व, वो वहीं से उन्होंने अपना स्टडी किया। ये बीच में एक चलता था, ठीक है, जब उनको यूपी का सीएम बनाया जा रहा था तो ये चर्चा में था, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। बाकी ये फैक्ट ये नहीं पूछा जाएगा कौन कहां से पढ़ा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब आप देखिए, द सोसाइटी अंडर द बेसेंट कंसंट्रेटेड ऑन द रिवाइवल ऑफ द हिंदुइज्म। एंड अब देखो होता ये है कि जब आपके रिलीजन में, जब आपका रिलीजन्स के बारे में आपको कोई बताता है, कोई फॉरेन का व्यक्ति, अब एनी पेशेंट आ रही है, बता रहा हूं, ठीक है, वो बता रहे हैं कि देखो आपके रिलीजन में ये क्वालिटी है, ये चीज है, नाउ द पीपल आर गोइंग टू रियलाइज, तब जाके लोगों को समझ में आ जाए, अच्छा ये बात है, ये वाली चीज हमारे धर्म में इतनी अच्छी है, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन की ओर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए हमारे इंडिया का कल्चर कितना रिच है, ठीक है, रिच का मतलब ये यहाँ ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, हाँ कुछ गलत भी हैं जिसमें हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, जैसे सती प्रथा मतलब वो हमने खत्म की, ठीक है, इस समय की बात यदि करें तो लोगों को फिर बाद में क्या होता है। अब आप देखिए कई लोग जो हैं वो इन कस्टम्स को देखने के लिए आते हैं, जैसे होली फेस्टिवल हो गया, जैसे दीपावली हो गया, हाँ, लेकिन उनमें अब चेंजेस की रिक्वायरमेंट है जो हमारे एनवायरमेंट या ऐसी चीजों को इंपैक्ट ना करे। तो बेसेंट जो है हिंदू समाज और उसके प्राचीन विचारों के पुनरुत्थान और हिंदू धार्मिक शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रित है। दैट मीन्स ठीक है, वो उस पर फोकस करती हैं। जब वो लोगों को लगेगा यार, जब एनी बेसेंट जैसे लोग फोकस कर रहे हैं तो यार हमें उस रिलीजन्स के बारे में जानना चाहिए जो हमारा धर्म है, तो उसके बारे में फिर जो है एजुकेशन या आप कह सकते हैं प्रेस या इन सब चीजों के माध्यम से लोग जानते हैं। नाउ द पीपल आर गोइंग टू रियलाइज कि यस इंडिया की जो आपकी जो सिस्टम है वो ऑफकोर्स ठीक है बहुत ही रिच है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन कैसा है। ये है एनी बेसेंट जो आपको देखने को मिलेंगी। शी वॉज वेरी यंग जब वो इंडिया में आती हैं और ये बाद में जो है कुछ ये इस तरीके से मतलब ये यहाँ तक आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप वैसे समझ सकते हैं कि उनका मतलब पूरा जीवन जो है मतलब वो यहाँ पर उन्होंने अपना समर्पित किया। तो आप वहां से भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि शी इज डूइंग दैट मींस लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द स्ट्रगल रिलेटेड टू द इंडिया, मतलब इंडिया के स्ट्रगल से संबंधित हैं। ठीक है, तो आप देखो कि मतलब उन्होंने काफी यंग एज में आए और यहाँ पर उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा एक स्टेटमेंट के द्वारा हम इस कहानी को शुरू करते हैं। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच, उठो जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक कि लक्ष्य पूरा ना हो जाए। इस स्टेटमेंट के द्वारा शायद आपको ये समझ में आ चुका है कि मैं किसकी बात करने वाला हूं। ऑफ कोर्स हमारे श्री मतलब दैट मीन्स ठीक है जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनका नाम है विवेकानंद। ठीक है, इनकी तारीफ जो है हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब भी करके चले गए थे। वो बात अलग है कि उनका नाम ये बोलकर नाम ये नहीं बोल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम विवेकानंद साहब को जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट ही इज सेइंग अबाउट दैट, कि क्या क्या वो कहने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपनी बात कहेंगे और किस तरीके से वो सिस्टम में कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं। सिस्टम मतलब हमारा समाज, हमारा जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो अब हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, अब देखो क्या है, स्वामी विवेकानंद जो हैं वो
उनका जो ओरिजिनल नेम होता है नरेंद्र दत्त, ठीक है ना, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। एंड ही वाज बोर्न इन द 12 जनवरी, ठीक है, जिसको हम देखते हैं यूथ डे मनाया जाता है, युवा दिवस, यदि आपको थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। तो युवा दिवस, और ये बंगाल प्रेसिडेंसी से मतलब इनका जन्म होता है, ये हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। And he was died in the 4th July 1902. 4th July, that is the Independence Day of the United States of America, याद रखने के लिए, अदरवाइज और कुछ नहीं है, ठीक है, कनेक्शन जोड़िए, ठीक है। और 1902 में इनका डेथ होता है, ठीक है। और ये तो खैर खास नहीं है। अब खास बात ये है जो वो हमें समझना है, इनका ये इन्होंने एक फाउंडेशन रखी थी। देखिए ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा हम उसको समझ रहे हैं। और इन्होंने फाउंडेशन किसकी रखी? रामकृष्ण मिशन की, और या रामकृष्ण मठ कह सकते हैं। और ये जो इन्होंने फाउंडेशन रखी, ये इन्होंने अपने गुरु के विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए की थी, या उनके विचारों को बताने के लिए थी। इनके गुरु थे रामकृष्ण, तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने इस सोसाइटी की फाउंडेशन रखी, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। और इन्होंने अपनी कुछ फिलॉसफी दी, दर्शन दिए, या कह सकते हैं उन्होंने अपने इन जो बहुत सारी चीजें हैं उन्होंने अपने विचारधारा के माध्यम से इन्होंने दिया। तो उन्होंने एक दिया है मॉडर्न वेदांत, ठीक है। अब ये क्या है थोड़ा सा अभी हम समझेंगे। राजयोग, ठीक है, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। और इनकी कुछ बुक्स हैं, तो बुक्स थोड़ा सा याद रख सकते हैं, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आप याद रख सकते हैं। माय मास्टर, ए लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, तो ये इनके कुछ बुक्स हैं, या उनके द्वारा दिए गए कुछ योगदान हैं, जिनको हम थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम थोड़ा सा इनके विचारों को ही जानेंगे, क्या ये कहना चाहते हैं, ठीक है। याद करिए मैंने आपको आइडल वर्शिप्स के बारे में बताया था, जो मूर्ति पूजा के ये क्या है, सपोर्टर है। अभी आप देखिए कैसे, ठीक है, तो वो हमें थोड़ा सा जानना है। ये पिक्चर थोड़ा बहुत देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या करने वाले हैं हम, क्या देखने वाले। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होता है कि इनके जो गुरु होते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो रामकृष्ण है ना, ये अभी हमने देखा पिक्चर के माध्यम से। तो रामकृष्ण जो हैं वो इनके गुरु होते हैं। शुरुआत में इनके पास पहुंच जाते हैं, ठीक है, बोला साहब हमें शिक्षा दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, लाइक दिस, ठीक है। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द रामकृष्ण नॉलेज, ठीक है, मतलब वो खुश नहीं हो पाते, ठीक है, या उनको वो नहीं समझ पाते कि यार ये क्या है, कुछ तरीके से उनका ज्ञान है, किस कहानी। लेकिन बाद में इनको रियलाइज होता है कि नहीं, यही मेरे जो हैं वो गुरु रहेंगे। तो इस तरीके से या इस कनेक्शंस के माध्यम से हम इनको जान सकते हैं, ठीक है। तो अब इनके गुरु ने जो इनको शिक्षा दी थी, उन्होंने बोला कि उसको आपको मतलब दुनिया को बताना है, और यही जो है ये काम करते हैं, ठीक है। और इसी के तहत 1886 में जब उनके गुरु की डेथ हो जाती है, वो मतलब उनके विचारों को फैलाने के लिए काम करते हैं। 1893 एक समय है जब हम देखेंगे कि एक वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसी समय हम देखते हैं कि वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसको हम 11 सितंबर 1893 को ऑर्गेनाइज करेंगे। जगह है शिकागो। हमारे एक फ्रेंड थे साउथ इंडियन, वो कहते थे चिकागो, ठीक है, मैंने बोला ठीक है भाई चिकागो, ठीक है, तो चिकागो कह सकते हैं, ठीक है। तो चिकागो में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये कॉन्फ्रेंस होनी थी। और इस दौरान हम देखते हैं कि पहली बार, या कह सकते हैं कि इस दौरान जो हमारे विवेकानंद साहब हैं वो यहां पर जाते हैं, और वो यहां पर जाकर भारत के रिलीजन या भारत के धर्म के बारे में बात करेंगे। एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु वाज एक्सप्रेसिंग द रिलीजन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड लेवल, मतलब विश्व के स्तर पर पहली बार भारत के धर्म को जो रखते हैं वो हैं हमारे विवेकानंद जी, ठीक है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी इनकी तारीफ करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि इन्होंने अपनी बात जो कही, ठीक है, तो अब होता यह है कि इसमें अपनी बात ये रख रहे हैं, लेकिन इनको इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां जाने से पहले खेतड़ी के राजा जो होते हैं वो इनका नाम जो है नरेंद्र के स्थान पर स्वामी विवेकानंद रहते। तो ये थोड़ा सा एक वो रहता है, ठीक है। और ये मतलब इनकी काफी स्ट्रगल वाली स्टोरी है। स्ट्रगल वाली स्टोरी का मतलब ये है कि ये जाते हैं, इनका सामान वगैरह खो जाता है, ठीक है। और ये एक रात जो है वो जिस दिन मतलब 11 सितंबर के एक दिन पहले जो है वो एक फुटपाथ पर रहते हैं, ठीक है। इस तरीके की स्टोरीज आपको देखने को मिलती हैं। एंड फाइनली ही वाज रीच इन द शिकागो। जो कॉन्फ्रेंस में आते हैं, इनको 2 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट बोलने का दिया जाता है, ठीक है। और 2 मिनट बोलने के लिए दिया जाता है। और 2 मिनट के दौरान जब ये मंच पर पहुंचते हैं तो होता ये है कि
अपना ये जो भाषण है या जो अपनी स्पीच है वो ये कहते हैं कि बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, है ना, भाइयों और बहनों। आज के लोग उसको क्या कर दिए, कन्वर्ट, ठीक है, हमारे जो कपिल शर्मा है उसको भाइयों और उनकी बहनों कर दिए। तो ये थोड़ा सा आप चेंज करेंगे। तो जैसा ही ये स्टेटमेंट देते हैं, जैसे ही अपनी शुरुआत करते हैं भाइयों और बहनों लाइक दिस, तो 2 मिनट तक तो तालियां ही बजती रहती हैं। उनकी जो स्पीच की जो स्टार्टिंग होती है और वो हम देखते हैं कि उनकी 2 मिनट तक ताली बजती है और उसके बाद ये क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजर बोलते हैं भाई आप वापस क्यों आ गए? बोला साहब 2 मिनट के टाइम दिया था तो मैंने 2 मिनट के टाइम में, अब 2 मिनट तक तो ताली बजती रही तो मैं क्या करूं, मैं वापस आ गया इसलिए। अरे नहीं नहीं, आपको वापस जाना है, ठीक है, आप वापस मंच पर जाइए और अपनी बात कहिए, तब जाके जो है ही बिकेम दैट मीन द हीरो, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है वो कहते हैं ना जीरो से हीरो वाला हिसाब किताब। तो एक दिन पहले इनको कोई नहीं जानता था, ठीक है, फिर उसके बाद ये हीरो बन गए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जो है आज भी इंस्पिरेशनल बात, दैट मीन्स जो हमारे लिए उतने ही प्रेरणादायक है, ठीक है। और ये 11 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 11 सितंबर इज वेरी वेरी फेमस डेट, दैट इज 11/9, ठीक है, 9/11। शायद आपको याद होगा 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ओसामा बिन लादेन नाम के एक व्यक्ति के द्वारा जो है उड़ा दिया जाता है। और ये आपको शायद कहानी पता होनी चाहिए। तो ये भी डेट याद रखने का एक तरीका है। मैं आपको बीच बीच में ऐसा कुछ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता हूं, शायद आपको वो चीजें आती हो पसंद, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि आप कनेक्शन जोड़ें, जितना आप करेंगे, जी बिल्कुल निगम जी सही बोल रहे हैं आप। तो जितना आप कनेक्शन, जितना आप अटैच करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो मैं बीच बीच में कुछ डेट्स पे इस तरीके से काम करता हूं। अब यहां पर ये क्या करते हैं कि 1993 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ये मीटिंग आ गया, ठीक है, सोसाइटी या सभा की स्थापना करते हैं और इसके द्वारा अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद वापस आते हैं 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है, दैट मीन्स टू सर्व द ह्यूमैनिटी, देखिए मनुष्य के या मानवता की सेवा करना। अब देखो मानवता को प्रिविलेज दे रहे हैं। और देखिए वेदांत, वेदांत मतलब क्या, दैट मीन्स उपनिषद। और उपनिषद में क्या बात की गई है, उपनिषद में कर्मकांड को क्या बोला गया है, उसकी आलोचना की गई है। वी आर गोइंग टू क्रिटिसाइज द रिचुअल्स, ठीक है, जो प्रथाएं हैं हम उसका विरोध करते हैं। यदि आप जो है एक दूध का पैकेट या दूध जो है वो आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, मतलब एक मूर्ति को समर्पित कर रहे हैं, तो ये उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। नो, मिल्क टू बी गिव द ह्यूमन फर्स्ट, ठीक है, ह्यूमन को दिया जाना चाहिए, मनुष्य को दिया जाना चाहिए, मनुष्य की सेवा पहला कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा हमारे विवेकानंद साहब कह रहे हैं। मनुष्य पहले है, ह्यूमन फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद जो है देवी देवता आने चाहिए। और इस तरीके से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जो रामकृष्ण मिशन है उसको वेल्लोर, कैलकाटा, ठीक है, अल्मोड़ा, यहां पर उन्होंने दिया। उनका योगदान क्या है, देखिए उनका योगदान है कि उन्होंने क्या बोला। अब देखो ये नया वेदांत सिस्टम है। अब मैंने आपको ये बताया था वेदांत क्या है, उपनिषद पर आधारित है। और उपनिषद मतलब हम कह सकते हैं कि जो उपनिषद का कंसेप्ट है उसमें क्या किया गया है, कर्मकांड की आलोचना की गई है। दैट मीन्स हम कर्मकांड को आलोचना कर रहे हैं और हम कर्म की बात करेंगे, या कह सकते हैं हमें जो कर्मकांड नहीं करने, रिचुअल्स नहीं करने हैं। और इसी के बेस पर हमने देखा था कि कई दर्शन डेवलप होते हैं। शंकराचार्य का दर्शन याद होगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहां डेवलप होती हैं। तो इसे हम कहेंगे वेदांत, मतलब ऐसा समझ लीजिए। और इसी पर ये क्या करते हैं, एक नया थ्योरी लेकर आते हैं और उसमें ह्यूमन को भी जोड़ देते हैं। तो ये कहा जाएगा नव वेदांतवाद। और इसमें ये क्या बात करते हैं, इसमें ये बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द न्यू हिंदुइज्म्स, मटेरियलिज्म्स ऑफ द वेस्ट एंड स्पिरिचुअलिज्म ऑफ द ईस्ट। मतलब पश्चिम के भौतिकवाद को जो है और पूर्व के आध्यात्मिकवाद को, मतलब ऐसा कहा जाए कि वेस्टर्न कल्चर को हमारे आध्यात्मिकवाद को जो है जरूरत है और हमें वहां के मटेरियलिज्म्स की आवश्यकता है। इस तरीके से ये कंसेप्ट को ये बोलते हैं, ये कंसेप्ट को नव वेदांतवाद का दर्शन कहा जाता है। न्यू वेदांतिज्म्स द रियल फिलॉसफी ऑफ द गॉड इन द ह्यूमन बीइंग, दैट मींस, ठीक है, वो ये कहते हैं कि वास्तव में सबसे बड़ा धर्म तो ये है कि मनुष्य को आप क्या करें, खाली पेट ना सोने दे। मनुष्य की सेवा ही जो है ईश्वर की सेवा है। ये नया वेदांतवाद का दर्शन कहा गया है। तो अब आप देखिए वेदांतवाद में कर्मकांड की आलोचना की गई थी, केवल ये नहीं बताया था कि किसको हमें क्या करना है, प्रिविलेज देना है। एंड ही वाज द पर्सन हु वाज गिविंग दिस काइंड ऑफ द थ्योरी, यू हैव टू सर्व टू द गॉड। आपको गॉड को सर्व करना है, तो बिफोर गोइंग टू द गॉड, ठीक है, गॉड से पहले आपको मनुष्य को क्या करना चाहिए, सर्व करना चाहिए। ये है इनकी
कंसेप्ट और मनुष्य की सेवा करने की बात कहते हैं। और इस तरीके से ह्यूमन फर्स्ट, गॉड और मानव में पहले यदि कहा जाए तो मनुष्य पहले आना चाहिए। ये करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से ये बात करते हैं। उन्हें उनके क्या आइडियाज हैं? उनके आइडियाज जो हैं रिलीजियस कोऑर्डिनेशन। उनको कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या कह सकते क्रिश्चियंस या जैन या बुद्धा, इन सारे धर्म, यहूदी, ज्यूस कह दीजिए, ठीक है, या दुनिया भर के आप जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब में जो है सबसे बेस्ट वो रिलीजन कहते हैं हिंदुज्म को कहते हैं। ठीक है भाई, पहले तो ये बात कहते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है बाकियों को यदि आप इग्नोर कर दें। ऑल रिलीजन आर वेरी वेरी इक्वल, दैट मीन सभी लोग बराबर हैं। हाँ, लेकिन आपको जो धर्म है आप उस धर्म को मानिए और उस रिलीजन्स के द्वारा आप सबका उद्देश्य होना चाहिए टू अचीव द गॉड। मतलब देखिए, हर धर्म में क्या बोला गया है? फाइनली ये बोला गया है कि आप जो है वो मोक्ष प्राप्त करें। ठीक है, आप हिंदुज्म में मोक्ष कह लीजिए, यहां पर आप कह सकते हैं दीपक का बुझ जाना, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना? ये जैसे आप बाकी अलग धर्मों में भी यही कहानी है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देयर इज ए कनेक्शन इन बिटवीन द ह्यूमन एंड द गॉड्स एंड ईच काइंड ऑफ द थ्योरी दैट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रिलीजन। सभी धर्मों का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है, तो हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, हमें कोऑर्डिनेशंस के साथ काम करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के साथ कोऑर्डिनेट करें, मुस्लिम जो है क्रिश्चियन के साथ, और ये सब आपस में कोऑर्डिनेट करें। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारा उद्देश्य। ही वॉज द सपोर्टर ऑफ द आइडल कंसेप्ट। अब देखिए, मूर्ति पूजा को ये सपोर्ट कर रहे हैं। अब दयानंद सरस्वती अच्छे थे या आपके जो विवेकानंद आपके खास हैं? अब आप बताइए। दयानंद सरस्वती ने तो मूर्ति पूजा का विरोध किया, ही वॉज द अगेंस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ द कंसेप्ट। ये क्या बोलते हैं? सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनका सपोर्ट क्या है, आप पहले आप उसको समझ लीजिए। ही वॉज सपोर्टिंग द मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा को ये सपोर्ट करते हैं। इनका ये कहना था मूर्ति का उपयोग तभी तक किया जाए कि जब तक वो एक ऑब्जेक्ट की तरह रहे। मतलब आपका ध्यान, आपका मेडिटेशंस जो है वो बना रहे, इसीलिए आप मूर्ति का उपयोग करें। एक्चुअली में वास्तव में उसका कोई महत्व नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है। मूर्ति केवल आपके कंसंट्रेशन, आपके मोटिवेशंस, आपके जो सेंट्रलाइजेशन या केंद्रीकृत के लिए उपयोग की जाए। तो भगवान जैसे मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में हम क्यों जाते हैं? मंदिर में हमें वो मूर्ति क्या करती है? एक शांत माहौल की ओर मतलब एक आपको पॉइंट आउट करती है, आपको चैनल देती है, आपको मार्ग देती है। लेकिन यदि आप देखें, लेकिन आप यदि समझने की कोशिश करें कि आप मान के चलिए आप पार्क में बैठे हैं और आप मान के चलिए एक मॉल में बैठे हैं और उसमें वहां जाके आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पॉसिबल है? क्या नहीं। ठीक है, तो यहां पर यही चीज है। उन्होंने ये बोला कि आप मूर्ति पूजा का हम वहीं तक समर्थन करते हैं जब तक कि वो आपके ध्यान, आपके जो ओरिजिन है या कह सकते हैं आपकी जो मूल है या आपका मेडिटेशन है, वहीं तक हम मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। लेकिन ये इस तरीके से होगा, मतलब हम मूर्ति पूजा को केवल इस पॉइंट से सपोर्ट करते हैं कि जब तक आपका ध्यान नहीं लग जाता, अदरवाइज जो है वो मूर्ति पूजा को वो इस तरीके से डिनाई कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर हम देखेंगे आध्यात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास का आग्रह करते हुए उन्होंने बोला कि युवकों को जो है कंट्रीब्यूशंस करना चाहिए डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये देश को मोटिवेट भी कर रहे हैं, है ना? अब आप देखेंगे कि जब ये लोग मोटिवेशंस करेंगे, जब आपके विवेकानंद की जो आइडियोलॉजी से लोग प्रभावित होंगे तो कहां जाएंगे? ये चैनलाइज होंगे। चैनलाइज का मतलब है दैट मींस ये उनमें नेशनलिज्म आ जाएगा, चैनलाइज हो जाएंगे। और ये चैनलाइज जब होंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल्स की ओर पार्टिसिपेशन करेंगे। तो इस तरीके से इनका योगदान हमारे फ्रीडम स्ट्रगल्स में भी है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आप समझ लीजिए। मेरी बात समझ में? और ये युवाओं को अभी भी क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं कि जब तक आपको अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता और तब तक आप ना सो जाओ, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करो। दिस इज द कंट्रीब्यूशन, दिस इज द मोटिवेशन फ्रॉम द विवेकानंद टू द यूथ ऑफ द इंडिया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हम यहां पर देख रहे हैं स्वामी विवेकानंद के कंसेप्ट को, उसको हमने जान लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। अभी हिंदू धर्म को हमने बहुत सुधार कर लिया, अब हम हिंदू धर्म के बाद थोड़ा मुस्लिम धर्म के रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली देखिए क्या है कि वास्तव में यदि आप देखें तो बुराइयां जो हैं हर रिलीजन, हर धर्म में हैं। ठीक है,
और हर धर्म में आप रिलीजन्स में रिफॉर्म्स की गुंजाइश रखते हैं, मतलब रिफॉर्म्स होने चाहिए। तो यहां पर भी अब हम बात करने वाले हैं एक खास धर्म जिसका नाम है इस्लाम या मुस्लिम धर्म। अब क्या है, बिफोर गोइंग टू द फर्दर हमें थोड़ा सा क्या समझना है, हमें केवल यह समझना है कि यदि आपको ट्रिपल आर समझ में आ चुके हैं तो हम ट्रिपल आर से और भी रिलीजन्स को समझने की कोशिश करेंगे। और ट्रिपल आर जो है वो क्या थे, एक नॉन ऑर्थोडॉक्स कंसेप्ट को लेकर आए थे, ठीक है। मतलब ये बस वाले थे। बस वाले क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने इंडियन रिलीजन्स, जो इंडिया का जो सोसाइटी है, मैंने सोसाइटी लिख देता हूं, उसमें ये कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, है ना, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब तो हम क्या पुराने हो गए, ठीक है, तो मैं काफी शॉर्ट लिख देता हूं कई बार, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए। वेस्टर्न कल्चर को ये मिक्स करने के द्वारा क्या करते हैं, रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है साहब, ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं। अब ऐसा जो काम जो ट्रिपल आर हिंदू रिलीजन्स के लिए कर रहे हैं, वैसा ही काम जो है आपको देखने को मिलेंगे सर सैयद अहमद खान, वो लेकिन इस्लामिक रिलीजन्स के लिए करेंगे, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए करेंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या ये वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करते हैं, जी हां ये वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करते हैं। क्या ये अंग्रेजी भाषा के समर्थक हैं, जी हां ये इंग्लिश भाषा के भी समर्थक होंगे। क्या ये इस्लाम की कुछ प्रथाओं के विरोध करते हैं, जैसे सती प्रथा, ऐसे ही इस्लाम की अन्य प्रथाओं को ये विरोध करते हैं, ठीक है। ये एजुकेशन के सपोर्टर हैं, जी हां एजुकेशन के सपोर्टर हैं। ये ब्रिटिश रूल के सपोर्टर हैं, ये ब्रिटिश रूल के सपोर्टर हैं। डू यू रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स? तो हमने राजा राम मोहन राय के उन सारे पॉइंट्स को समराइज कर लिया है एंड वी जस्ट कॉपी पेस्ट, गॉट इट, कॉपी दैट। तो सर सैयद अहमद खान भी जो है, अब ये राजा राम मोहन राय आपके हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, ये आपके अलीगढ़ मुस्लिम की स्थापना करते हैं। तो यदि आपको राजा राम मोहन राय समझ में आ गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर सैयद अहमद खान को आप कॉपी कर दीजिए और इस तरीके से हम समझने वाले हैं अब एक मूवमेंट को जिसका नाम है अलीगढ़ मूवमेंट। ऑफ कोर्स द नेतृत्व जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इंडियन 1870 में एक बुक आती है डब्ल्यू हंटर के द्वारा जिसमें भारतीय मुस्लिम्स की बात की जाती है। एक्चुअली थोड़ा सा इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि जो भारतीय मुस्लिम्स की एक कहानी है या उसको इन्होंने बताने की कोशिश की, ठीक है। इसको थोड़ा हम ऐसे कह सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इंडियन मुस्लिम्स के रोल को थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करने की कोशिश की या बताने की कोशिश की। अब देखिए होता यह है कि 1870, मोटे तौर पर इसको एक बैकग्राउंड से जानने की कोशिश करते हैं तो 1857 की एक क्रांति होती है, आप सबको पता है, ठीक है। हालांकि हमने उसको अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा हम जान लेंगे। 1857 में एक क्रांति होती है। उस क्रांति का लीडर जो है वो कौन है? उस क्रांति का लीडर है हमारा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। डू यू रिमेंबर? और ये कौन है? ये मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह जो एक बूढ़ा बादशाह, इनको तो हमने बखूबी समझा है, किताबें लिखते थे जफर के नाम से, कोई दीवाना कहता है, कोई मुगल बादशाह कहता है, ठीक है। तो ये मुगल बादशाह जो थे ये किस रिलीजन से आते हैं? इस्लाम रिलीजन से आते हैं। एंड द पीपल दैट मीन्स, ठीक है, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन की गई या जो ब्रिटिशर्स जो है अलग अलग जो है वो पक्ष निकल कर आते हैं तो ये कहते हैं कि ये विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि इस्लाम के लोग जो हैं वो क्या करने वाले हैं, वही गड़बड़ करने वाले, मतलब उन्हीं ने गड़बड़ किया है। रिपोर्ट में ये निकला, हम ऐसे कह सकते हैं कि इनका नेतृत्व जो है वो कौन है? बहादुर शाह जफर ने किया, जबकि वो तो भैया लीडरशिप लेने ही की कोशिश नहीं कर रहा था। तो मोटे तौर पर हम ऐसे समझते हैं कि इस्लाम के लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के प्रति क्या किया, विद्रोह किया। तो सर सैयद अहमद खान क्या करने वाले हैं, वो लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम धर्म के लोग जो हैं वो आपके विरोधी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड, ठीक है। 1857 की घटना जो है उसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स जो हैं मतलब उनको अपने आप दोस्त बताने की कोशिश करते हैं और 1857 की क्रांति में इन्होंने जो ब्रिटिशर्स को बचाया भी है ऐसा, और इसी वजह से इन्हें टाइटल दिया सर, है ना, इनके सर पर सर लगा दिया, इनके नाम के आगे सर लगा दिया, ये भी हम देखते हैं। तो 1857, ये एक्चुअली ब्रिटिश अधिकारी भी होते हैं, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इस तरीके से ये हम देखेंगे, ठीक है।
इनके कंट्रीब्यूशंस को देखें तो देखो जैसे इन्होंने क्या है, जैसे अब देखो मैं बार बार राजा राममोहन राय से कंपेयर करूंगा, और राजा राममोहन राय आप सभी ने पढ़ा है ना, ठीक है। तो राजा राममोहन राय सती प्रथा का विरोध करते हैं, वैसे ही ये पीरी मुराद की प्रथा का विरोध करते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो पीर है, पीर मतलब पीर बाबा जो गुरु हमने देखा था सूफी संत है ना, तो उनसे रिलेटेड ये एक कस्टम होता है जिसको ये क्या करते हैं, विरोध करते हैं। दैट मीन्स दिस इज द पर्संस जिनको हम थोड़ा थोड़ा यहां से देखते हैं। 17 अक्टूबर हम आगे देखने वाले हैं, यहां से एक मूवमेंट की शुरुआत होगी। तो 17 अक्टूबर यदि आप याद रखना चाहते हैं तो वहां से आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, जब हम बंगाल मूवमेंट वगैरह देखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे तो इनके द्वारा अब अपने जो विचार हैं, इनके द्वारा विचार जो है वो रखे जाते हैं एक तहजीब उल अखलाक नाम की एक मैगजीन के द्वारा या एक बुक के द्वारा। अब देखो ट्रिपल आर क्या लिख रहे थे, संवाद कॉमेडी, ये क्या लिख रहे हैं, बोला तहजीब उल अखलाक। तो हम मुसलमानों में तहजीब या मुस्लिम वर्ग में जो है वो शिष्टाचार और नैतिकता को सिखाना चाहते हैं। तहजीब होता है ना, लियाकत जैसे कह सकते हैं, दैट मीन्स ठीक है कि आप देखेंगे लखनऊ एक तहजीब का शहर है, इज्जत दी जाती है और सम्मान दिया जाता है सामने वाले को, ये हम यहां सीख रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको यहां देखने को मिलेगा और इस तरीके से अपने विचार जो हैं यहां से रखने की कोशिश करते हैं, करेक्ट है। अलीगढ़ मूवमेंट और क्या है, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने वही बोला, इन्होंने बोला कि कुरान और हम देखेंगे कि नेचुरल साइंस। अब देखिए कुरान मतलब होली बुक ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, और इन्होंने ये बोला कि जो साइंस है मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें जो चीजें हैं अच्छी उसको ये सपोर्ट करते हैं, जबकि कुरान क्या है मतलब इन चीजों को डिनाई करता है। मतलब क्या कर रहा है, सीधी सी बात है, यदि वेस्टर्नाइजेशन या वेस्टर्न कल्चर में कुछ अच्छी चीजें हैं, दैट मीन्स ठीक है सम काइंड ऑफ द पॉजिटिव वी नीड टू अडॉप्ट इन द इस्लामिक रिलीजन। यदि कुछ अच्छी चीजें हैं, यदि कुछ पॉजिटिव वाइब्स हैं तो हमें उसे मतलब लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए। ये चीजों की बात वो कर रहे हैं। सेम काइंड ऑफ द ट्रिपल आर, मैं बार बार ट्रिपल आर को बैकग्राउंड में लेके चल रहा हूं क्योंकि बैकग्राउंड में यदि आप ट्रिपल आर आपको समझ में आ चुके हैं तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। आप सभी से मेरा निवेदन है, ठीक है, कि आप मतलब मुस्कुराते रहे, मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है तो आपका कमेंट आना चाहिए, तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। इस्लामी दैट मीन्स ठीक है अंग्रेजी भाषा, देखिए याद करिए सेम काइंड ऑफ द हमने देखा था कि हमारे ट्रिपल आर थे, ठीक है। अब इसीलिए ये साइंटिफिक सोसाइटी, अब ये देखो वही चीज है, वहां पर आपने क्या आत्मी सभा, डू यू रिमेंबर, इसके बाद उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज, सेम वही चीज है, नाम थोड़े से समझने की कोशिश करेगा। मोहम्मद सॉरी दैट मीन्स ठीक है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, दैट इज 1875 में 24 में 18 को ये 1875 में जो है ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं। अब देखो यहां पर देखिए एंग्लो मतलब ब्रिटिशर्स, ठीक है, ओरिएंटल मतलब क्या, मतलब प्राच्य, प्राच्य मतलब क्या, दैट मीन्स ठीक है यहां का वाला, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब कह सकते हैं मुस्लिम और ब्रिटिशर्स, या कह सकते हैं उर्दू और आपका इंग्लिश का ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इसे एक कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो बाद में चलकर AMU के नाम से फेमस होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और यही ही है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन। समझ में आ चुका होगा आपको, आई थिंक ये कहां से, इनकी पत्रिका को देख लेते हैं, लॉयलिस्ट मुस्लिम्स, ठीक है, राजभक्त मुसलमान हम ऐसे कह सकते हैं। वो क्या बोलना चाहते हैं कि हमने जो है 1857 में जो विद्रोह किया था वो ब्रिटिश के खिलाफ नहीं था, ध्यान देना, हम आपके प्रति लॉयल हैं, वी आर दैट मींस ठीक है कहीं ना कहीं क्या है आपके देशभक्त हैं, मतलब देशभक्त मतलब ब्रिटिशर्स के प्रति, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या है कि देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों का दोस्त बताना, ना कि दुश्मन बताना। एंड ही इज वर्किंग अगेंस्ट द कांग्रेस। अब देखो कहानी महक शुरू हो गई है। कांग्रेस वही जो राहुल गांधी की पार्टी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एंड कांग्रेस इज काइंड of the umbrella, and this umbrella that means इसमें कौन होंगे, इसमें हिंदू होंगे, इसमें मुस्लिम होंगे, इसमें क्रिश्चियन होंगे, इसमें पारसी होंगे, इसमें ज्यूस होंगे, इसमें जैन वाले होंगे, जिसमें बुद्ध होंगे, सब होंगे। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट ए रिलीजियस पार्टी, वो एक कोई रिलीजियस पार्टी नहीं है। इट रिप्रेजेंट इंडिया, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। और ये कौन है, दैट मीन्स यहां पर हम देखेंगे कि अलीगढ़ मूवमेंट वाले जो व्यक्ति हैं वो एक ही रिलीजन्स की बात करते हैं, मतलब वो मुस्लिम धर्म की बात करते हैं
और मुस्लिम धर्म को ये प्रमोट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये कांग्रेस के अगेंस्ट में काम करेंगे। और कांग्रेस का काम क्या है? कांग्रेस का काम है फ्रीडम स्ट्रगल की और इंडिया के लोगों को यूनाइटेड करना, सभी धर्मों को साथ में लेके चलना। लेकिन इन्होंने केवल ठेका लिया है केवल विशेष वर्ग का। व्हाट इज माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? सीधी सी बात है कि यहां पर इनके द्वारा एक ही काम किया जा रहा है। ये कहानी है अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट की। अब देखो, अब आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं, राजा राम मोहन राय ने एक कंसेप्ट दिया था ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। ब्रह्म समाज जो है वो क्या है? एक नॉन ऑर्थोडॉक्स है। मतलब वो क्या कह रहे हैं? दैट मीन्स, ठीक है सर, व्हाट अबाउट द बीजेपी? मैं आपका प्रश्न थोड़ा सा राकेश जी आप थोड़ा मतलब बीजेपी का मतलब किससे संबंधित है आप? मतलब अभी के स्टैंड से पूछ रहे हैं या? क्योंकि बीजेपी उस समय नहीं थी भाई, ठीक है। बीजेपी की स्थापना तो आप देखेंगे 1980 के आसपास देखने को मिलती है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना यदि आप देखेंगे तो ब्रह्म समाज क्या है? एक नॉन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, नॉन ऑर्थोडॉक्स आपका जो सिस्टम है। मतलब हम ऐसे कहें कि वो सती प्रथा के अगेंस्ट में है। ओके ठीक है, बिल्कुल अभी बात करते हैं, मैं आपकी बात पर आता हूं, पहले हम इस पर खत्म कर लेते हैं। सती प्रथा को विरोध करते हैं, दैट मींस दे आर जस्ट अगेंस्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ द सिस्टम। लेकिन राजा राम मोहन राय के विरोध में भी तो कोई संस्थाएं बनेगी, और यहां पर हम एक संस्था देखते हैं जिसका नाम है धर्म सभा। धर्म सभा, और ये जो है धर्म सभा का काम क्या है? ये कब बनेगी? 1829 में बनेगी, जस्ट इसी के एक साल। और इसका काम क्या होगा? इसका काम है ब्रह्म समाज के अगेंस्ट में काम करना, ब्रह्म समाज का विरोध करना। और ब्रह्म समाज क्या बोल रही है? सती प्रथा को खत्म करो। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कहेंगे कि नहीं, सती प्रथा होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं कि आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम था। अरे भाई, ऐसा भी तो था कि कुछ लोगों को दिक्कत होगी। और 1828 में जब ये सिस्टम आपका बनता है राजा राम मोहन राय का, इसके विरोध में एक सभा आ जाती है धर्म सभा, और ये धर्म सभा सपोर्ट करती है सती सिस्टम का। दैट मीन जस्ट द अपोजिट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, और ऐसी ही एक धर्म सभा इस्लाम में भी देखने को मिलेगी। अब आप देख लीजिए, मैं आपको फिर से कनेक्ट कर रहा हूं, और ये इस्लाम से संबंधित वाली बात की अब हम करने वाले हैं। नाउ यू गॉट इट माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। तो आप देखिए, मैंने कितनी सारी सिस्टम आपको जोड़कर बता रही है। ब्रह्म समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज, ठीक है, वेद समाज, ठीक है, इसके बाद हमने देखा आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी देखा, ठीक है, इसके बाद हमने देखा जो विवियन डेरिजियो है, विवेकानंद को देखा, ठीक है, इसके बाद हमने किसको देखा? अलीगढ़ मूवमेंट को देखा, और अलीगढ़ मूवमेंट के बाद हमने धर्म सभा को भी देख लिया, धर्म सभा क्या कर रही है। ये सारी चीजें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और एक चीज समझ में आ गई तो आपको दूसरा जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं देवबंद। तो मुस्लिम धर्म में मतलब सर सैयद अहमद खान क्या कर रहे थे? रिफॉर्म्स कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, मतलब नॉन ऑर्थोडॉक्स वाला काम कर रहे थे। लेकिन इनके विरोध में जो है एक देवबंद आंदोलन शुरू हो जाएगा, और देवबंद का काम क्या है? ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब है मुस्लिम धर्म में कोई परिवर्तन ना हो, इसके लिए काम करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये उन लोगों से संबंधित है जो मुस्लिम वर्ग के उलेमा वर्ग से, दैट मींस जो धर्म के रिलीजियस, जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी इज कॉल्ड द उलेमा, और ये उनसे संबंधित है। और इसमें दो नाम आते हैं, दैट मींस मोहम्मद कासिम एंड राशिद अहमद गंगोही। ठीक है, और ये इस तरीके से सहारनपुर में इस कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं, और इसी के नाम से ये देवबंद नाम चल जाता है। तो ये देवबंद जगह है सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में। आप चले जाइए, वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूं मैं। और आगे चलकर इसमें थोड़ा सा जो कंसेप्ट है उसमें दारुल उलूम, ठीक है, शिवली नुमानी के द्वारा जो है वो आपको देखने को मिलता है, वो भी इसमें जुड़ते हैं। और वो दो उद्देश्य रखते हैं कि मुसलमानों के बीच में कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रचार करना। ठीक है, मुसलमान के लोग जो हैं वो कुरान को भूल चुके हैं, हदीस जो कि उनका कानून का व्यवस्था है उसको भूल चुके हैं। वापस हमें मुसलमानों में वही चीज करना है, और विदेशी शासकों के खिलाफ जो है जिहाद करना है। क्या ये क्या ये सर सैयद अहमद खान के साथ होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सर सैयद अहमद खान जो हैं वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये जस्ट अपोजिट होगा। तो आप कनेक्ट करके देख लीजिएगा। तो एक है धर्म सभा, एक है राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, एक है देवबंद, और एक है
ये इतना कट्टर है, दैट मींस ठीक है। अब आप देखिए ये फतवा जारी कर देता है। ये फतवा जारी किसको कर देता है? ये फतवा जारी करता है वो टेनिस वाली एक प्लेयर है, क्या नाम है, सानिया मिर्जा, उसके खिलाफ कि तुमने जो है इस तरीके की ड्रेस पहनकर जो है वो आपको खेलना नहीं चाहिए, ये इस्लाम के विरुद्ध में। दैट मींस ये बिल्कुल आपके ऑर्थोडॉक्स होंगे। जी हां, अभी भी ये फतवा जारी कर देते हैं। कोई गाना नहीं गा सकता क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है। तो ये देवबंद या दारुल उलूम के नाम से अभी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यू कैन फाइंड आउट एनीवेयर, ठीक है। इनकी ब्रांचेस हैं और ये जो है वो आपका बहुत सारी चीजें आपकी इस्लाम की शिक्षाओं को रिलेटेड करते हैं। तो ये सिस्टम अभी भी है, ये शायद आपको पता होगा, ठीक है, कि ये फलानी जगह से देवबंद या दारुल उलूम के द्वारा फतवा जारी कर दिया गया कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो अब ये क्या करने वाले हैं? क्या ये कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे? जी हां, ये कांग्रेस का सपोर्ट करेंगे। अब आप देखो मैच कहां से फंस गया है। वो आपके हमारे जो व्यक्ति थे वो कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो कांग्रेस जो है वो अलग कर रही थी, और यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो यहां पर आप देखेंगे लाइक बजरंग दल, बिल्कुल सही आप कह सकते हैं राकेश जी। अब देखिए मैं आपका प्रश्न थोड़ा सा ले लेता हूं, जहां पर आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो बीजेपी का स्टैंड है, बीजेपी का स्टैंड किसके मामले में कह रहा है? कांग्रेस के मामले में कह रहा है। या थोड़ा सा आपको एक बार प्रश्न फिर से लिख दें तो मैं आपके प्रश्न पर आ जाता हूं, ठीक है। तो बीजेपी का स्टैंड किस मामले में कह रहा है? थोड़ा सा यहां पर हम कुछ बात डिस्कस कर रहे थे, आपने शायद पूछा था। ओके, मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। अब देखो, हाँ शायद आई थिंक ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या है कि हर पार्टी जो है वो अपने वोट बैंक को बचाकर रखना चाहती है। कोई भी व्यक्ति जो है वो मतलब वेलफेयर वाली या यूनिटी की बात नहीं करती। अब देखिए बीजेपी क्या है? बीजेपी जो है एक मुस्लिम विरोधी पार्टी मानी जाती है। मतलब कह सकते हैं मतलब वो उनकी जो आइडियोलॉजीज है उसका विरोध करते हैं। और यह हम कह सकते हैं टेम्पल पॉलिटिक्स, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये इससे आपको पता चलता है, इन सारी चीजों से पता चलता है। लेकिन बीजेपी के पास एक बड़ा दल भी है जो कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट करता है। अब मेरे पास मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं उस कॉलोनी में एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में हमेशा एक दिन कोई ना कोई मैसेज आ जाता है कि योगी और नरेंद्र मोदी ने ये किया वो किया, और हमारे कम्युनिटी में जो रहने वाले मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि भैया इस प्रकार की पोस्ट ना करें कि समाज जो कॉलोनी को डिवाइड करें, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं कि मानते नहीं, ठीक है, वो है ना, कहते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, ठीक है, और वो बस फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो हमारे यहाँ जो है पढ़े लिखे अनपढ़ गवारों की कमी नहीं है, तो ये आप ऐसा समझ सकते हैं। तो ये बीजेपी क्या करती है? दैट मींस वोट बैंक के लिए क्या करने की कोशिश कर रही है। अब जैसे आपको याद होगा दारा शिको, डू यू रिमेंबर दारा शिको? कुछ दिनों पहले दारा शिको की कब्र खोजने की बात की गई। अब दारा शिको की कब्र खोजने से क्या मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन इससे ये खोजने की कोशिश मिलेगी कि दारा शिको जो एक लिबरल रूलर थे और हम जो है उसको पसंद करते हैं, दैट मींस ठीक है, सपोर्ट करते हैं, और उसको एक लैंडमार्क के फॉर्म में जो है विकसित करने की कोशिश कर रही है। और इसकी वजह से जो है उसका कारण क्या है? दैट इज द वोट बैंक। ये सब उनकी चीजें जो है उनकी, तो आप कनेक्शन जोड़ सकते हैं कि हमें जो है इनका सपोर्ट चाहिए और उन सपोर्ट को कुछ इस तरीके से वो अपना काम करते रहते ताकि मुस्लिम वर्ग को भी खुश किया जा सके, ठीक है। या हम कह सकते हैं, हालांकि बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि विरोध, तो मोटे तौर पर हम ऐसे कहें कि एक तरफ तो जो है वो आप इस तरीके का काम करते रहते हैं, दैट मीन्स, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो ये इस तरीके का दिल जीतने की कोशिश की जाती रहे। ये बाकी आपको सब पता है, ठीक है, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम मतलब एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा की बात कर रहे हैं, हम किसी वैसी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक स्टैंड आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है, मतलब जो वास्तविकता है या जो कह सकते हैं वो सब चीजें दूर खत्म हो चुकी हैं। उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना होता है आज की डेट में, ठीक है। वेलफेयर के बारे में कोई सोचता नहीं है, ठीक है। और यहां हम देखेंगे कि इसके लिए कुछ भी या किसी भी राजनीति या किसी भी हद तक चलाया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा जो हम बात कर रहे थे। अब आते हैं अहमदिया मूवमेंट, है ना, ये थोड़े अब तो मोटे तौर पर आप जितनी भी संस्थाएं हैं उनको मैक्सिमम को आप समझ चुके हैं, और इस तरीके से हम ये थोड़ा सोच रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, ये तो नाम है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये पंजाब के गुरदासपुर जिले से इसका रिलेवेंट है। इसका उद्देश्य क्या है? अब देखो, अब ये मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया था दयानंद सरस्वती ने क्या है, एक आर्य समाज को चलाया था। और आर्य समाज का काम क्या था? आर्य समाज का काम यह था कि जो लोग मुस्लिम वर्ग में थे उनको कन्वर्ट करना हिंदू धर्म में। इसी के साथ साथ आप देखेंगे क्रिश्चियन मिशनरीज का काम क्या था, वो क्या कर रहे थे, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदू में।
तो अब आप देखिए, आपके धर्म पर स्ट्राइक किया जा रहा है, आपके धर्म के लोगों को क्या कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इस धर्म के लोग मतलब मुस्लिम धर्म के लोग भी क्या करेंगे, एक मूवमेंट चलाएंगे, अहमदिया आंदोलन, जिसमें यह कहा जाएगा कि अब हम जो हैं आर्य समाज और क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ क्या करेंगे, आंदोलन खड़ा करेंगे। तो एक हम क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, दैट मींस कि जो लड़ेगा वही जो लड़ेगा वही जीतेगा। तो अपने आप को बचाने के लिए बनाया गया मूवमेंट था। मतलब जो लोग जो हैं, जो आपके शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं, जो घर वापसी आंदोलन चला रहे हैं, उसके विरोध में चलाया गया इस सिस्टम में। अब आप देख लीजिए भाई, ठीक है। तो एक एक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये कहानी आपको देखने को मिल रही है और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है, एक मूवमेंट जो है वो दूसरे मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, बट उसका कनेक्शन जोड़ेंगे तो आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ये क्या है, ये जिहाद है। अब देखो, अब लो, तो आप कई बार जो है हमेशा एक पक्ष को सुने को बिना जो है उसको मतलब जस्टिस नहीं कर सकते। और उन्होंने बताया कि दिस इज द काइंड ऑफ द, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्योर मुस्लिम आपका जो मतलब युद्ध है, ये धर्म के खिलाफ युद्ध है। और ये क्या है कि हमें क्या है कि आपस में मिलकर रहना चाहिए। और अभी आप देखते हैं कि हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। ये मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि हमें तो सभी को रहना है, ठीक है। बीइंग द सिविल सर्वेंट और बीइंग द सिटीजन ऑफ द इंडिया, वी नीड टू बी, दैट मींस लिव लाइक द ब्रदरहुड, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं जो है ब्रदरहुड या इन सब चीजों पर ध्यान रखना होगा। हमारा सिस्टम ऐसा है, ठीक है। यदि नहीं होता तो हम जो है इसको एक धर्म रिलीजियस कंट्री घोषित कर देते, फिर मारा पीटी चलने दो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, अब आप उसको समझ सकते हैं। बाकी हमारा उद्देश्य क्या है, चीजों को समझना है, ठीक है। और ये चीजें हमने काफी कुछ समझ ली हैं और इस तरीके से हम ये वाला जो सेक्शन है वो खत्म करते हैं। सिमिलरली यहाँ सिख कम्युनिटीज में भी कुछ आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत इसको डिस्कस कर लेंगे। और अब हम बात करने वाले हैं आगे चलकर, जो अब आपके रिलीजियस रिफॉर्म्स हो चुके हैं, सोशल के रिफॉर्म्स हो चुके हैं, सभी लोग यूनाइटेड हो चुके हैं, लोगों के मन में एक अग्नि, एक ज्वाला आपकी भड़क चुकी है। और इस अग्नि और ज्वाला को हम देखेंगे, एक नाम दे देंगे और उसका नाम है नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवाद। और इस राष्ट्रवाद का उपयोग फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान करने वाले हैं। व्हाट आर माय पॉइंट्स, ठीक है। इस तरीके से ये व्यवस्थाएं चलेंगी। तो आज की सभा को हम यहीं पर विराम देते हैं। मुझे एक सेशन को अटेंड भी करना है, ये योगा सेशन है और आज मेरी क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जल्दी मतलब कुछ समय पहले छोड़ दे रहा हूँ, ये आज खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कोई दिक्कत हो, कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि चीज़ों को कनेक्ट करिए, जितना कनेक्ट करेंगे उतना आपको ज़्यादा मेमोराइज होगा, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा, उतना जल्दी आप चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएंगे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, मैं ऐसा मान लेता हूँ। मज़ा मतलब ये पढ़ने में, ठीक है। बाकी लॉकडाउन में मज़ा नहीं आ रहा होगा, ऐसा मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो कोई भी किसी प्रकार की समस्या परेशानी हो, आप बिल्कुल बेहिचक बोल सकते हैं। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये उसका समाधान हमारे पास ही। हमें हर चीज को समाधान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये आपने एस्पिरेंट में देखा होगा, वो एक टीवीएफ का एक सीरीज आया है, ठीक है। तो वहां से भी आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमें सीखना है, कहीं से भी सीखें, कहीं से भी हम उसका समाधान निकालें, हमें समाधान की ओर खोज बात करना है, ठीक है। तो ये हमारे एटीट्यूड में भी होना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज उसमें बताया गया, बहुत अच्छी बात उसमें बताई गई है। तो आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। मैं ऐसा मानता हूं आपका दिन शुभ हो, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, वैक्सीन लगवा लें, ठीक है। और जबरदस्त रहें, मत मस्त रहें। थैंक यू फॉर द डे, बाय बाय, राधे राधे, टेक।